हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है त्याग, भाग 2। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज मैं तुम्हारी बेटी को ठुकराती हूँ और ये गांव अभी इसी वक्त अपने परिवार के साथ छोड़कर चले जाओ, जहाँ से आए थे। रघु बोला, जानकी की तबीयत खराब है और तेज बारिश हो रही है। ऐसे में कहाँ जाऊँ? मैं कुछ नहीं जानती, जो करना है करो, लेकिन गांव छोड़कर जाओ, चित्रलेखा बोली। रघु वापस आ रहा था। उसने देखा दुर्गेश और धानी एक दूसरे का हाथ थामे चले आ रहे हैं। रघु को गुस्सा आया और धानी को अपने साथ ले जाने लगा। दुर्गेश ने रोकने की कोशिश की कि काका मेरी बात तो सुनिए, लेकिन रघु ने एक ना मानी और बोला, बाद में बात करेंगे। छोटे ठाकुर घर जाइए, ठाकुराइन आपका हवेली में इंतजार कर रही हैं। दुर्गेश चला गया और रघु ने कुछ जरूरी सामान बांधा और परिवार के साथ निकल पड़ा। रातों रात बिना किसी को बताए नदिया की ओर। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, लेकिन रघु ने परवाह नहीं की। आज उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी थी और उसने एक नाव खोली जो कि बहने के डर से रस्सी से बंधी थी, और परिवार को बिठाया और नाव खेने लगा। लेकिन कुछ दूर जाकर नाव बेकाबू हो गई, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था और बारिश भी बहुत ज़ोरों से हो रही थी, और नाव डूबने लगी और थोड़ी देर बाद नाव डूब गई। तभी चित्रलेखा का ध्यान टूटा। बाहर कुत्ते के भौंकने से। दोपहर का समय है। साध्वी सीढ़ियों पे उदास बैठी थी। तभी मंदिर के पुरोहित जी अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए साध्वी के पास आकर बोले, क्या हुआ बेटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या परेशानी है? बोलो बेटी, पुरोहित जी बोले। कुछ नहीं बाबा, बस थोड़ी थकान है, साध्वी बोली। अपना ख्याल रखा कर बेटी, तेरे सिवा अब कौन है मेरा? अब तो पुरोहितिन भी नहीं रही। जब तू 8 साल पहले मेरी और पुरोहितिन की ज़िंदगी में आई तो तुझे देखकर लगा कि वर्षों से जो हमारी ज़िंदगी में संतान की कमी थी वो पूरी हो गई। इतना कहते कहते पुरोहित जी की आंखें भर आई। ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा? तुम्हारे रूप में मुझे भी तो मेरे बाबा मिल गए। तुम और पुरोहितिन अम्मा ना होती तो मेरा क्या होता? इतना कहकर साध्वी की आंखों से आंसू टपक पड़े। चल उठ, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। और आज क्या बनाया है मेरी बेटी ने? पुरोहित जी बोले। ये रहा खाना। तुमने कहा था ना बाबा कि अब उम्र के हिसाब से तुम्हारे दांत कमज़ोर हो गए हैं, जो आसानी से खाया जाए। तो ये रहा दूध और दलिया, लौकी की सब्जी, आलू का भरता, हरी धनिया की चटनी और गेहूं की नरम नरम रोटी। और साध्वी ने खाना परोस दिया और बोली, लो बाबा खाओ। साध्वी और बाबा दोनों ने खाना खाया। तू दिन भर लोगों की सेवा में लगी रहती है, कभी तू भी आराम कर लिया कर। कितना काम करती है तू? पुरोहित जी बोले। और दोनों लोग खाना खाकर अपनी अपनी कुटिया में आराम करने चले गए। और थोड़ी देर बाद बादल घिर आए और बारिश होने लगी। तभी साध्वी अपने अतीत की उस दिन की बारिश वाली रात याद आ गई, जिस दिन वो छोटे ठाकुर से दूर हुई थी। उस दिन उसने पहली बार अपने बाबा का गुस्सा देखा था। गुस्से से कैसे काँप रहे थे बाबा छोटे ठाकुर के हाथ में मेरा हाथ देखकर। शायद उनको इस सब की उम्मीद नहीं थी। और सच भी तो है, उस दिन उनकी बेटी ने उनके स्वाभिमान को ठेस जो पहुंचाई थी। उन्होंने किस तरह छोटे ठाकुर के हाथ से मेरा हाथ छुड़ाकर झोपड़ी के अंदर ले गए और पूछा, क्या ये सब सच है? और हाँ, अगर ये सच है तो तुझे आज के बाद छोटे ठाकुर को भूलना होगा। मुझे वचन दे कि तू आज के बाद छोटे ठाकुर से नहीं मिलेगी। और उन्होंने मुझसे उस दिन छोटे ठाकुर से ना मिलने का वचन ले लिया और साथ में गांव छोड़ने का फैसला भी। और किस तरह तूफान और बारिश में निकल पड़े, मैं, अम्मा और बाबा। और उस दिन के तूफान ने कई दिलों को तबाह किया था। बाबा बहुत गुस्से में थे। उस रात तूफान में बाबा हम लोगों को ले तो गए,
लेकिन इतनी तेज बारिश और तूफान से नाव बेकाबू होकर डूब गई और बाबा और अम्मा की लाशें बाद में मिली और मैं दूसरे दिन बेशुद्ध होकर पड़ी थी नदी किनारे। तभी पुरोहित बाबा अपने रोज के नियमानुसार नदी पे स्नान करने आए और मुझे देखा और पास आकर मेरी नब्ज टटोली तो मैं सिर्फ बेहोश थी। पुरोहित बाबा ने आसपास के लोगों को आवाज़ देकर बुलाया और मुझे मंदिर के पास झोपड़ी में ले गए और पुरोहितिन अम्मा से फ़ौरन मेरे कपड़े बदलने को कहा और तुरंत मेरा इलाज अपनी जड़ी बूटियों द्वारा करने लगे, क्योंकि पुरोहित के साथ साथ वो जाने माने वैद्य भी थे। और होश में आते ही मैंने पहले अपने बाबा और अम्मा के बारे में पूछा तो गांव के सारे लोगों ने उन्हें ढूंढने में मदद की और मिली भी तो अम्मा बाबा की लाशें। फिर पुरोहित बाबा ने ही अम्मा और बाबा का अंतिम संस्कार किया और मुझ अनाथ के सर पे हाथ रखा और मैं पुरोहित बाबा और पुरोहितिन अम्मा के साथ रहने लगी और लोगों की सेवा करने लगी। बाबा ने अपनी सारी वैद्य विद्या सिखा दी तो मैं भी उनके साथ दुर्लभ जड़ी बूटियों को खोजने जाने लगी। फिर मैंने सोचा क्यों ना इन जड़ी बूटियों को मंदिर के पीछे जो ज़मीन है वहाँ उगाया जाए। मंदिर के तालाब से घड़ों में पानी भरकर पौधों को सींचती। मुझे ऐसे देखकर गांव के लोग भी मदद करने लगे और देखते ही देखते मंदिर के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। 8 सालों में। तभी पुरोहित बाबा ने आवाज़ दी, बेटी जरा कंबल तो दे, बारिश की वजह से ठंड लग रही है। अभी लाई बाबा, साध्वी ने कहा। चित्रलेखा बहुत परेशान थी और विचलित भी कि अब इंद्रानी को 5वां महीना लग गया था और उसे साध्वी के पास ले जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि उसके साथ किसको भेजा जाए। कुछ भी समझ नहीं पा रही थी चित्रलेखा। लेकिन इस बार दुर्गेश, इंद्रानी, काकी और चित्रलेखा सभी गए। इस बार धानी ने चित्रलेखा और काकी के पैर छुए। इंद्रानी ये सब देखकर थोड़ी चकित हुई, लेकिन किसी से कुछ पूछा नहीं। और फिर धानी ने इंद्रानी की नब्ज टटोली और कुछ जड़ी बूटियाँ देकर कहा, इन्हें समय से लेते रहना और सब ठीक है। हाँ, और अगली बार मैं आऊँगी आपकी जांच करने आपके घर। अब आपके दिन आराम करने के हैं, सफ़र करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और सब घर आ गए। आज कुछ ज़्यादा ही मरीज़ थे और उन्हें देखते ही देखते दोपहर हो गई और फिर बाबा के लिए खाना बनाना था। शाम का खाना भी बनाकर रख दिया। बाबा को खाना खिला और खुद भी खाना खाकर निकल पड़ी इंद्रानी की जांच करने। चित्रलेखा की हवेली पहुँचते पहुँचते धानी को शाम हो गई और नदी का रास्ता वापस कैसे आएगी, जाना भी ज़रूरी है। इंद्रानी को 6वां महीना लग गया है, उसकी जांच करना भी ज़रूरी है। अगर देर हो गई तो वहीं गांव के मंदिर में रुक जाऊंगी, लेकिन हवेली में कभी नहीं। यही सब विचार उसके मन में चल रहे थे कि तभी नाविक ने कहा, दीदी गांव आ गया है और संभल कर उतरिएगा। ठीक है भैया, कितने रुपए हुए? धानी बोली। कितना कुछ बदल गया है 8 सालों में, सब कुछ, और साथ में मेरी ज़िंदगी भी। चलो हवेली भी आ गई। धानी को हवेली पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो एक नौकरानी ने आकर दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? बड़ी ठकुराइन है, उनसे मिलना था। धानी बोली। हाँ, अंदर आइए। सुन, यहाँ बैठक में भेज दे, चित्रलेखा बोली। ठीक है ठकुराइन, भेजती हूँ। धानी बैठक में पहुँची, तुरंत चित्रलेखा के पैर छुए और बोली, जल्दी से ठकुराइन को बुला दीजिए, मुझे वापस जल्दी जाना है, नहीं तो नाव की आखिरी फेरी भी निकल जाएगी। कोई बात नहीं, हम अभी जानकी को नदी किनारे भेजकर नाविक से तुम्हारे गांव खबर पहुंचा देते हैं कि आज तुम हमारे साथ रुक रही हो, चित्रलेखा बोली। नहीं बड़ी ठकुराइन, आप छोटी ठकुराइन को बुला दीजिए, मैं उनकी जांच करके वापस चली जाऊंगी। धानी बोली। क्यों धानी, हमें माफ़ी मांगने का मौका नहीं दोगी? और चित्रलेखा रो पड़ी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। धानी चित्रलेखा के आगे विवश हो गई। उस रात वो हवेली में रुकी, इंद्रानी की जांच की,
थोड़ी देर चित्रलेखा और काकी से बातें करने के बाद चित्रलेखा बोली, चलो खाना खा लो, तुम्हारे लिए अलग से खाना बनवाया है, बिना प्याज लहसुन और मसालों का। सभी बैठकर खाना खाने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला तो दुर्गेश आ गया था। चित्रलेखा ने पूछा, जानकी कौन आया है? छोटे ठाकुर आए हैं मालकिन। अच्छा ठीक है, चित्रलेखा बोली, उनसे कह दो हाथ पैर धोकर खाना खाने आ जाए। ठीक है माँ, अभी आता हूँ, दुर्गेश बोला। दुर्गेश जैसे ही खाना खाने पहुँचा, धानी को देखकर थोड़ा विचलित हो गया। सब चुपचाप खाना खा रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अजीब सा माहौल था, सब उलझन में थे कि किससे क्या बोले। खाना खत्म होते ही चित्रलेखा ने कहा, धानी तुम मेहमानों वाले कमरे में सो जाओ, जानकी तुम्हें ले जाएगी। ठीक है बड़ी ठकुराइन, धानी बोली, और सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। धानी को आज सब अजीब अजीब सा लग रहा था। काश ये सब बातें बड़ी ठकुराइन पहले समझ लेती तो उसके अम्मा बाबा आज उसके साथ होते। यही सब सोच रही थी कि उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। दरवाज़ा किसी ने धीरे से खटखटाया। धानी ने दरवाज़ा खोला तो सामने दुर्गेश था। धानी ने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो दुर्गेश ने कहा, धानी मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, बस आखिरी बार। फिर आज के बाद मैं कभी तुमसे बात करने की कोशिश नहीं करूँगा, बस एक बार। धानी दरवाजे से अलग हट गई। दुर्गेश अंदर आया। दुर्गेश बोला, धानी ये लो, तुम्हारी कुछ चीज़ें मेरे पास थी, वो ही वापस करने आया हूँ। जो देना है या कहना है जल्दी कहो, कहीं छोटी ठकुराइन को कुछ पता चल गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। धानी बोली, इतनी नफ़रत करती हो मुझसे? दुर्गेश बोला, हाँ करती हूँ, तुमसे प्यार करके मुझे क्या मिला सिवाय दुख के। उस दिन मैं तुम्हारे साथ ना होती तो ना बाबा को इतना गुस्सा आता और ना आज मेरे अम्मा बाबा मेरे साथ होते। और धानी बोलते बोलते रोने लगी। तुम्हें क्या लगता है तुम ही बस दुखी हो? तुम्हारे मरने की खबर से मेरे दिल पर क्या बीती? दुर्गेश बोला। हाँ, तभी तो तुमने तुरंत शादी कर ली, धानी बोली। धानी, वो एक वादा था। पिताजी के एक दोस्त बीमार थे, उनकी पत्नी पहले ही स्वर्गवासी हो गई थी, तो उन्होंने मरते वक्त पिताजी से वादा लिया था कि उनकी बेटी को वो अपनी बहू बनाएंगे। पिताजी ना नहीं बोल पाए और उनके मरने के बाद साधारण तरीके से मंदिर में शादी करके इंद्रानी को हम लोग ब्याह लाए। दुर्गेश बोला, अब भी मुझे माफ़ नहीं करोगी? मेरी गलती क्या है? और दुर्गेश की आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोनों ही फूट फूट कर रो रहे थे। 8 सालों का गुब्बार जो दोनों के मन में भरा था, वो आज जाके निकला था। धानी ने बक्सा खोला तो उसमें उसके बचपन की छोटी सी पायल, एक रिबन जिससे वो बाल बांधती थी, सिहाई की दवात जो उससे गिरकर फैल गई थी, छोटे छोटे घोंगे और सीपी जो उन दोनों ने मिलकर नहर के किनारे से खोजे थे। धानी ये सब देखकर खुश हो गई। उसके मन के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। धानी ने कहा, छोटे ठाकुर तुम जाओ, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें साथ में देखे और गलत मतलब निकाले। दुर्गेश ने कहा, अब मैं जाता हूँ। दुर्गेश चला गया और धानी सो गई। सुबह सबसे विदा लेकर चल पड़ी। नदी के किनारे वही कल वाला नाविक मिला। वो बोला, दीदी आप कल लौटी नहीं थी, लेकिन हमने आपके बाबा तक खबर पहुंचा दी थी। ठीक है, धन्यवाद, धानी ने कहा और नाव में बैठकर चल पड़ी अपनी गांव की ओर। धानी इस बार हवेली गई बिना किसी शंका और झिझक के। उसके मन की सारी उलझनें जो सुलझ गई थी, वो अब खुद को मुक्त महसूस कर रही थी। उसने इंद्रानी की जांच की और कहा कि अब आपको मेरी जड़ी बूटियों की ज़रूरत नहीं है, बस आप अब खान पान का ख्याल रखिए, हल्का खाना खाएं और हरी शाक सब्जियां ज़्यादा खाएं और सुबह सुबह की ताज़ी हवा में टहलें।
बस क्योंकि 7वां महीना लग गया है, अब आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना होगा। और अब मैं चलती हूँ छोटी ठकुराइन, धानी बोली। आप मुझे छोटी ठकुराइन क्यों कहती हैं? मैं तो आपसे छोटी हूँ, इंद्रानी बोली। एक बात कहूँ धानी जी, पिछली बार आप आई थी तो आपके और छोटे ठाकुर के बीच की बातें मैंने सुन ली थी। माफ़ कीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब आपने माँ और काकी के पहली बार मिलने पर पैर छुए थे तो मुझे थोड़ी शंका हुई कि शायद आप पहले से सबको जानती हैं। और फिर छोटे ठाकुर उस दिन आपको घर में देखकर थोड़ा विचलित हो गए थे, तो मुझे ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। फिर सबके सोने के बाद छोटे ठाकुर कमरे से बाहर आए तो मैं भी उनके पीछे पीछे आई, तो देखा वो आपके कमरे के पास रुक गए और आपके दरवाजे पर दस्तक दी। और शायद आप दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन बाद में आपने दरवाज़ा खोला और वो अंदर गए, तो मैं खुद को नहीं रोक पाई आपकी बातें सुनने से। लेकिन आप लोगों की बातें सुनने के बाद मेरे मन से सारी शंकाएं दूर हो गई। धानी जी, मेरा तो मायके में कोई नहीं है, क्या आप मेरी बड़ी बहन बनेंगी? और इंद्रानी की आंखों में आंसू आ गए, तो धानी ने उसे गले लगा लिया और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोई। उनकी ये सब बातें दुर्गेश ने भी सुन ली और उन लोगों के पास जाकर इंद्रानी से बोला, मुझे माफ़ कर दो इंदु, मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। छोटे ठाकुर, वो तो आपका अतीत था और जो होना था सो हो गया, इंद्रानी बोली। फिर धानी बोली, अब मैं चलती हूँ, बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। धानी गांव पहुंची तो देखा बाबा लेटे हैं। क्या हुआ बाबा, तबीयत ठीक नहीं है? ऐसे क्यों लेटे हैं? पता नहीं बेटी, आज तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है। जड़ी बूटियाँ भी ली लेकिन आराम नहीं लगा। लगता है भगवान का बुलावा आ गया है। ऐसा मत कहो बाबा, आपके सिवा मेरा कौन है? धानी बोली। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। और एक दिन बाबा धानी को छोड़कर चले गए। बाबा की 13वीं में चित्रलेखा और दुर्गेश आए, धानी को दिलासा देकर चले गए, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। धानी अब ज़्यादा मरीजों को भी नहीं देख पाती थी और ना खाना बनाती, कोई कुछ खिला देता तो उसे खाए ही दिन भर बनी रहती। अंदर से उसके जीने की इच्छा मर गई थी। वो धीरे धीरे अंदर से बीमार हो रही थी। उधर इंद्रानी का 8वां महीना खत्म होने को था, लेकिन धानी जांच करने नहीं पहुंची थी। चित्रलेखा ने दुर्गेश को भेजा धानी को लाने। दुर्गेश पहुंचा तो देखा कि धानी की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन धानी ने कहा वो ठीक है और साथ में चलेगी इंद्रानी की जांच करने, और वो चल पड़ी। धानी हवेली पहुंची, इंद्रानी की जांच की और कहा 1-2 दिन बाद 9वां महीना लगने वाला है, अब खास ख्याल रखना होगा। धीरे धीरे चला करो, कोई भी भारी काम नहीं करना है। अब मैं चलती हूँ, इस बार मैं 3-4 बार आऊँगी जांच करने। और धानी वापस आ गई। उधर इंद्रानी को 9वां महीना लग गया था। धानी हफ्ते में 1 बार ज़रूर जांच करने आती। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। उधर धानी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, बहुत तेज़ बुखार था। उसे और हवेली भी जाना था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, शाम का समय था, इंद्रानी सीढ़ियों से गिर गई और उसे चोट आई, प्रसव पीड़ा होने लगी। चित्रलेखा ने तुरंत नाविक द्वारा धानी तक खबर पहुंचाई। नाविक ने खबर पहुंचाई, शाम होने को थी। धानी जैसे ही नदी किनारे पहुंची, वैसे ही बारिश होने लगी। नाविक ने कहा, दीदी अभी नहीं जाते, बारिश आ गई है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है। लेकिन दीदी ऐसे मौसम में कैसे जाएंगी? नाविक बोला, मैं जा रही हूँ, तेरी छोटी डोंगी दे दे, मैं खुद ही खेकर चली जाऊंगी। और धानी डोंगी लेकर चली गई।
और उसने साथ में सारी जड़ी बूटियाँ उस छोटे से बक्से में रख ली जो दुर्गेश ने दिया था। और बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी। हवा बहुत तेज थी। धानी डोंगी को खे नहीं पा रही थी। आधी दूर से ज़्यादा पार कर आई थी। डोंगी में पानी भरने लगा। क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, धानी ने बक्से को साड़ी के पल्लू की मदद से कमर में बांधा और तैर कर जाने की सोची और निकल पड़ी। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो तैर नहीं पा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे तैसे वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। गिरते पड़ते अंधेरे और भरी बरसात में हवेली पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुलते ही अंदर आकर गिर पड़ी। जानकी ने तुरंत चित्रलेखा को आवाज़ लगाई। चित्रलेखा के आते ही धानी ने कहा, मेरी कमर में जो बक्सा है उसमें कुछ जड़ी बूटियां हैं, उन्हें निकाल कर खिला दे और कुछ पेट पर मल दे। छोटी ठकुराइन को आराम लग जाएगा। पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। चित्रलेखा बोली, आप मेरी चिंता ना करें, मरीज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। धानी बोली। चित्रलेखा ने वही किया जैसा धानी ने कहा। जानकी ने सहारा देकर जैसे ही धानी को बिस्तर पर लिटाया, धानी हिचकियाँ लेने लगी। इतने में दुर्गेश धानी के पास आया। धानी की ऐसी हालत देखकर रोने लगा। धानी बात भी नहीं कर पा रही थी। उसे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। उधर इंद्रानी को धानी की जड़ी बूटियों से आराम लग गया और प्रसव पीड़ा कम हो गई। प्रसव आसानी से हो गया। इतने में चित्रलेखा खबर लेकर आई कि बेटी हुई है और धानी ने ये खबर सुनकर अपनी आंखें मूंद ली और हमेशा के लिए सो गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।